जो भी यूपी के एएनएम कैंडिडेट है, आप लोग के लिए आज मैं 25 क्वेश्चन का क्यूज लाया हूं। ठीक है, आप लोग को एक बेहतर तरीके से तैयारी हो, कितना तैयारी है इसके लिए मैं एक क्यूज करा रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और इन 25 क्वेश्चन में कितना का आप जवाब दे पा रहे हैं ये जरूर कमेंट कीजिएगा। एक अच्छे लेवल के एक अच्छे क्वेश्चन आज आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी खूबसूरत होगा और आपको ज़रूर जवाब देनी चाहिए। क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि आप जितना दिन पढ़े हैं उससे अलग लेवल का क्वेश्चन आज आप लोग देखेंगे। तो जितने भी यूपी एएनएम के कैंडिडेट हैं 5272 पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू मेरे साथ बने रहते हैं तो बहुत अच्छा नॉलेज आपको हो जाएगा, थ्योरी भी मजबूत होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आप समझेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं शुरू। पहला प्रश्न हमारे सामने में है। सामने में प्रश्न जो है पहला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक अभिलक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि पूछ रहा है कि पुरुषों में वह कौन हार्मोन है जो पुरुषों में सेक्सुअल जो चीज़ें होता है, लैंगिक अभिलक्षण होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है। यानी सेक्सुअल चीज़ें जो भी है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, वह कौन सा हार्मोन है पुरुषों में। देख लीजिए, पुटक उत्तेजक हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। कौन है, राइट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। माय डियर, मैं बता दूं राइट आंसर अब मैं बताने वाला हूं कि पुरुषों में जो सेक्सुअल हार्मोन जो कहा जाता है, जो सेक्सुअल क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, वह अपना यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। ठीक है, आपको दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने में है कि खसरे के वैक्सीन जो 0.5 मिली खुराक लगाई जाती है, 0.5 मिली खुराक जो लगाई जाती है वह किस मार्ग से लगाई जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन ए है अंतःपेशीय, ठीक है, इंट्रामस्कुलर, अंतःस्रावी रूप से, मौखिक रूप से या अधत्वचीय रूप से। तो हमें बताना है कि जो खसरे का वैक्सीन होता है अगर हम 0.5 ml खुराक लगाते हैं वह कौन से मार्ग से लगानी चाहिए। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, अधत्वचीय मार्ग से। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, और तीसरा नंबर के जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है आपके सामने में है, देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला लैंगिक संचारित रोग है। लैंगिक संचारित रोग कौन है जो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। देखिए देख लीजिए, ट्राइकोमोनियान, ठीक है, सिफिलिस, जन्नांगी हर्पीज एंड सुजाक। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि प्रोटोजोआ से होने वाला कौन सेक्सुअल डिजीज है। ठीक है, ये पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई वायरस से बहुत लोग जानते हैं, HIV होता है, ठीक है ना, बैक्टीरियल बहुत लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटोजोआ जो अक्सर क्वेश्चन में आते नहीं हैं, यहाँ पे मैं ये दिया हूँ कि प्रोटोजोआ से होने वाला सेक्सुअल रोग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है जो प्रोटोजोआ से होता है। 4 ऑप्शन है, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस को ट्राइकोमोनियंता बोलते हैं, सिफिलिस है, जन्नांगी हर्पीज है, सुजाक है। तो माय डियर मैं बता दूं राइट आंसर जो होगा प्रोटोजोआ से जो होता है वह ट्राइकोमोनियासिस, जिसे ट्राइकोमोनियंता भी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूँ। चौथे नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, एकदम लेवल का क्वेश्चन आपको जो मिलेगा, जो आप एग्जाम में बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अच्छे से समझिएगा। शरीर की सतह पर या कपड़ों में परजीवियां समानतः संधिपाद के समन्वय, विकास तथा जनन को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि कपड़ों पर या शरीर के सतहों पर, ठीक है ना, कपड़ों पर या शरीर के सतहों पर समानतः जो संधिपाद जो जीव होते हैं वह विकास और जनन करते हैं, उसे क्या कहते हैं। कपड़े पर या जो है शरीर के सतह पर जो जनन और विकास करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जलाशय बोलते हैं, पर्याक्रमण बोलते हैं, संदूषण बोलते हैं या फिर संक्रमण बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं संक्रमण इन्फेक्शन क्या होता है, जलाशय जानते हैं, संदूषण भी जानते हैं। ठीक है ना, लेकिन पर्याक्रमण जो ऑप्शन नंबर बी है यह राइट होगा। राइट होगा यह क्योंकि यह जो होता है समांतर जो संधिपाद है यह क्या करता है आपके बॉडी पर और कपड़ों के सतह पर जनन करता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एकदम अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए मैं चुनकर लाया हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए।
क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, हमसे ये पूछ रहा है। तो कहता है कौन सा कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। एक में दिया है राष्ट्रीय विटामिन रोग निरोधी कार्यक्रम और दूसरा है मध्यांतर आहार कार्यक्रम, ठीक है, दो चीज़ें बताना है। अब क्या एक दो के ऊपर चर्चा करना है कि क्या एक दोनों जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है, ठीक है, देख लीजिए। केवल दो आता है यानी केवल ए वाला आएगा, केवल एक आएगा यानी केवल एक आता है, ना ही एक ना ही दो, नहीं एक आएगा नहीं दो आएगा, और एक दो दोनों आएगा, मतलब ए भी आएगा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कौन आएगा। तो राइट आंसर जो है अपना वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी होगा। जो राष्ट्रीय विटामिन रोग निरोधी कार्यक्रम है यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है 6ठा नंबर का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है और बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उप केंद्र पर प्रदान की गई सेवा को बताता है। दो कथन दिए गए हैं, आपको अगर समझदारी होगी तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। उप केंद्र के सेवा के बारे में पूछ रहा है। सुरक्षित गर्भपात सेवा के लिए परामर्श तथा उचित रेफरल, क्या ये सही बात है? क्या उप केंद्र पर गर्भपात के बारे में परामर्श और उचित रेफरल किया जाता है? शौचालय के उपयोग तथा उचित अपशिष्ट निपटान सहित स्वच्छता को बढ़ावा देना। तो आपको बताना है कि एक सब सेंटर, एक उप केंद्र पर एवर्सन गर्भपात से रिलेटेड परामर्श और रेफरल करते हैं। दूसरा, शौचालय उपयोग कैसे करना है, उसका निपटारा उचित तरीके से निपटारा कैसे किया जाएगा, स्वच्छता को बढ़ावा देना, क्या यह उप केंद्र पर होता है? तो हम जानते हैं कि उप केंद्र पर बेसिक चीज़ें होता है, ठीक है, और यह दोनों जो है बेसिक चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है और नहीं एक नहीं दो सही है। तो क्या सही होगा? इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी होगा। सब सेंटर पर आप परामर्श भी देते हैं, उचित रेफरल भी किया जाता है आगे अगर किसी को गर्भपात कराना हो तो। साथ में शौचालय से रिलेटेड उससे कैसे निपटारा करते हैं, कैसे स्वच्छता को बढ़ाना है, ये सब चीज़ें तो बताया ही जाता है सब सेंटर पर, तो इसलिए दोनों सही है, ठीक है। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने, आप सभी देख सकते हो यहाँ पे। निम्नलिखित रोगों में कौन सा महिलाओं की मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचारी रोग नहीं है? गैर संचारी करने का मतलब है गैर संचारी, जो फैलने वाला नहीं है। तंबाकू का हानिकारक प्रयोग, सुजाक संक्रमण, एल्कोहल का दुरुपयोग और स्थूलता, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई बताइए कि महिलाओं में मृत्यु का कारण बनने वाला गैर संचारी रोग नहीं है। गैर संचारी रोग नहीं है। गैर संचारी का मतलब देखिए, पहले समझिए गैर संचारी। गैर संचारी का मतलब होता है जो फैलने वाला नहीं है, जो कम्युनिकेबल नहीं हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे कह दिया है नहीं, यानी गैर संचारी रोग यानी फैलने वाला रोग नहीं हो, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ तो आप लोग देख लीजिए गैर संचारी रोग कौन कौन सा है जो एक से दूसरे में नहीं फैलता है, एक से दूसरे में नहीं फैलता है। तो तंबाकू का हानिकारक प्रयोग, क्या तंबाकू हम खाते हैं तो उससे एक से दूसरे में फैलता है? वो तो जो खाएगा उसी को होगा प्रॉब्लम, ठीक है। सुजाक संक्रमण, सुजाक संक्रमण यह एक से दूसरे में फैलता है, ठीक है। एल्कोहल का दुरुपयोग, जो एल्कोहल पिएगा, दारू शराब लेता है, उसी को दिक्कत होगा। स्थूलता, ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है। तो ये एक सी और डी, ये तीनों आपके गैर संचारी रोग है, ठीक है। और पूछ रहा है नहीं है, तो गैर संचारी रोग नहीं है मतलब सुजाक, सुजाक ऑप्शन नंबर बी है जो आपके गैर संचारी रोग नहीं है। और राइट आंसर महिलाओं में मृत्यु का ऑप्शन बी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 8वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही जो है यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है। 8वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे एक कह रहा है माय डियर कि चेतना के पूर्ण विलोपन को कहा जाता है। चेतना के पूर्ण विलोपन कहने का मतलब है कि कॉन्शियस का पूर्ण रूप से खत्म होना, ठीक है, जिसे रोगी को दर्दनाक उद्दीपक से भी उत्तेजित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है एक रोगी है, उसे चेतना का पूर्ण विलोपन है, मतलब चेतना कॉन्शियस बिल्कुल खत्म है, और ऐसा खत्म है कि उसे आप दर्दनाक कोई उद्दीपक से भी उससे उत्तेजित नहीं कर सकते हैं, जैसे सुई चुभ होना।
सुई चुभ होना, ठीक है, कोई ऐसे चीज़ से जो है उसे अनुभूति कराना उद्दीपक से जो व्यक्ति को काफ़ी दर्द देता हो लेकिन उससे भी जो है प्रभाव जो है व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ता हो, वह कौन सा कंडीशन कहा जाता है? क्या कोमा कहा जाता है? क्या तीव्र श्वसन विफलता कहा जाता है? क्या आघात शॉक कहा जाता है? या जो है जरिमा कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताना है। माय डियर, जब ऐसा कंडीशन हो कि व्यक्ति में चेतना का पूर्ण अभाव हो, ठीक है, और व्यक्ति में कोई ऐसे दर्दनाक उद्दीपक से उत्तेजित करने के बाद भी व्यक्ति पर कोई प्रभाव कोई असर नहीं पड़ता हो, मतलब व्यक्ति कोमा में है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप लोग पढ़ेंगे पता लगेगा। कह रहा है विटामिन ए रोग निरोधी एक समुदाय पोषण कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब जो ऊपर वाले देखे होंगे क्वेश्चन, जो समझे होंगे कि इनमें से कौन पोषण कार्यक्रम जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मैंने उसमें बताया कि कौन आता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल फटाक से दे देंगे। कैसे, देखिए, हमसे ऊपर भी पूछा गया था कि विटामिन रोग निरोधी कार्यक्रम, ठीक है, जो कि उसका राइट आंसर था। यहाँ भी है कि विटामिन ए रोग निरोधी कार्यक्रम यह एक सामुदायिक पोषण कार्यक्रम है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन किस मंत्रालय के द्वारा, यही पूछ रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादातर मामले में आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ही ज़्यादातर कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा। अपरिपक्व यानी इमेच्योर, ठीक है ना, अपरिपक्व या इसे प्री मैच्योर कहिए, बच्चे को कई कारणों से तापमान बनाए रखने में कठिनाई होती है, निम्नलिखित में से कौन सा यह वो एक कारण नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है कि एक प्री मैच्योर बेबी है, उसको कई कारणों से तापमान को मेंटेन रखने में दिक्कत आती है, बट निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है जो बच्चे में तापमान को बनाए रखने में दिक्कत देता है। वह एक कौन कारक नहीं है जो मतलब उसके तापमान पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। देखिए, भूरी वसा जमाव की कमी, भूरी वसा जमाव की कमी, आपके बॉडी में फैट है, मोटा व्यक्ति जो होता है उसको ठंड थोड़ा कम लगता है क्योंकि उसका बॉडी को जो है गर्माहट फैट देता है वसा। तो भूरी वसा के जमाव में कमी होगा तब तो यह एक कारण बन जाएगा भाई, तापमान मेंटेन जो है बनाने में जो कठिनाई होगा वह वसा के कमी से होगा, तो ये तो ये सही है। दूसरा है पर्याप्त अर्धसत्वक वसा, यानी वही चीज़ें हैं कि चर्म के नीचे, चमड़ा के नीचे जो वसा जमाव होता है वह भी आपको ठंडा को रोकता है अंदर जाने से, ठीक है। उसके बाद है बड़े सतह क्षेत्रफल से शरीर के द्रव्यमान का अनुपात, पसीना बहाकर तापमान कम करने में असमर्थता। अब ऐसे में बच्चा है तो भाई वो तो पसीना बहाएगा नहीं, बड़े सतह क्षेत्रफल से शरीर के द्रव्यमान का अनुपात, तो कुल मिला के आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पर्याप्त अर्धसत्वक वसा जो है यह कारण नहीं है, यह आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, 11 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आया यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है। अब मैं डियर बता दूं कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील दो तरह के विटामिन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये तो क्वेश्चन अच्छा है, हल्का है, बना दीजिएगा, बट क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से जल में घुलनशील तो दो ही विटामिन है अपना, विटामिन बी और सी, ठीक है। बाकी का जो भी विटामिन है वो सारे के सारे आपके वसा में घुलनशील है। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा आपका, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और प्रश्न आ गया कथन वाला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपकेंद्र पर प्रदान की गई सेवा को जो है बताता है। तो ये क्वेश्चन तो अभी ऊपर हो गया है, मैंने करवा दिया है, वही क्वेश्चन है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं का मृत्यु का कारण बनने वाला एक गैर संचारी रोग नहीं है। तो ये भी मैंने बता दिया, सुजाक इसका राइट आंसर है, डबल टाइपिंग हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक क्वेश्चन अलग है, देख लीजिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है माय डियर, क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि सगर्भवती, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग देखिए,
कहने का मतलब है, क्वेश्चन ये कह रहा है 14 नंबर कि ये गर्भवती महिला है, ठीक है, मधुमेह एक गर्भवती महिला है, उसको मधुमेह है, ठीक है। बच्चे को जन्म से पूर्व जो है प्रबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य नहीं है। मान गए एक महिला है जो मधुमेह से पीड़ित है और वह प्रेग्नेंट है। बच्चे को जन्म देने से पहले जो है प्रबंध के रूप में कौन सा एक लक्ष्य नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि महिला है, मधुमेह से पीड़ित है, ठीक है, और बच्चे को जन्म देने से पूर्व जैसे प्रबंध करते हैं, तो उन प्रबंध में कौन सा जरूरी नहीं है, कौन सा एक जो है लक्ष्य नहीं है, जो नहीं है, जरूरी नहीं है उसका प्रबंध करना, कौन सा। गर्भ तथा मातृ संबंधी उपद्रवों को रोकने के लिए, ठीक है, ये तो बातें सही है भाई कि जो है हम गर्भ तथा मातृ संबंधी जो भी समस्या उसको रोकने के लिए ये तो लक्ष्य है, ताकि कोई भी अगर मधुमेह वाला महिला है, ठीक है, और वह अगर गर्भवती है तो उसको जो भी गर्भ में पल रहे बच्चा है और जो माता है उसके समस्या को रोकने के लिए हम लक्ष्य रखते हैं, ये तो सही है। मधुमेह को नियंत्रित करने तथा रक्त ग्लूकोज को स्तर को यथासंबंध बनाए रखने के लिए, ये भी बातें सही है, उसको भी नियंत्रित रखने के लिए काम चलता रहता है, ठीक है ना। महिला संबंधियों परिवार को रोग प्रक्रिया तथा जीवन शैली में आवश्यक संशोधन के बारे में शिक्षित करना, ताकि गर्भ तथा मातृ उपद्रवों का निराकरण किया जाए। ये भी बात सही है कि भाई महिला, उसके संबंधी, उसके परिवार को इन चीज़ों के बारे में जानकारी देना, ठीक है, ताकि जो भी जीवन शैली डेली लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेज करके उसको कंट्रोल किया जा सके और समस्या, महिला और उसके बच्चे को समस्या को बचाया जा सके, निराकरण किया जा सके, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कम सांद्रता। अब हीमोग्लोबिन की कम सांद्रता मधुमेह से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यह लक्ष्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये समझने वाला प्रश्न सब है। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, ऑटोक्लेव में निर्जीवाणुकरण करने के लिए दाब कितना उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ऑटोक्लेव में दाब और जो है हाई टेम्परेचर का उपयोग किया जाता है, तो उसमें जो दाब होता है कितने दाब का उपयोग करते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 15, 18, 12, 10 क्या होगा बताना है आपको कमेंट करके इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है यहाँ पे, देख लीजिए 16 नंबर कह रहा है माय डियर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीवाणुकरण की एक भौतिक फिजिकल मेथड पूछ रहा है, स्टरलाइजेशन का फिजिकल मेथड। कौन है फिजिकल मेथड? निस्यंदन है, फिनॉल है, एल्कोहल है, हैलोजन है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, फिनॉल भी एक रासायनिक है, एल्कोहल भी एक रासायनिक है, और हैलोजन आपका एक प्रकार का ये जो है क्या है मैं बता दूँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो ये हाइड्रोजन भी आपके रसायन का भी एक तत्व है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए निस्यंदन जो होता है, माय डियर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो फिल्ट्रेशन जिसे हम लोग निस्यंदन बोलते हैं, यह आपका एक फिजिकल मेथड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आता है कि डैश को चिकित्सीय रूप से जन्म के बाद स्वतः श्वसन शुरू करने तथा बनाए रखने के फेलुअर के रूप में परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब है माय डियर, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जन्म के बाद ऑटोमेटिक जो श्वसन बच्चे में शुरू होता है उसको बनाए रखने के फेलुअर के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब बच्चा जन्म लिया, ठीक है, जन्म के बाद श्वसन शुरू होना चाहिए और उस श्वसन को मेंटेन करके बच्चे को रखना चाहिए, बट बच्चा इससे फेलुअर हो जाता है रिस्पायरेशन को मेंटेन करने में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? जन्म श्वास रोध कहेंगे, पीलिया कहेंगे, ज्वर कहेंगे, ब्लू बेबी कहेंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो माय डियर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एस्फेक्सिया, ठीक है ना। जो एस्फेक्सिया नियोनेंट्रम होता है, जन्म श्वास रोध होता है, वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक अच्छे लेवल का प्रश्न पढ़ने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, वरना आपको जो है ऐसे ही आपको एक लाइन का क्वेश्चन मिलता रहेगा और आप पढ़ते रहेंगे, मज़ा आता रहेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परामर्शदाता की भूमिका है? परामर्शदाता मतलब होता है जो काउंसलिंग देता हो, काउंसलर, ठीक है। तो काउंसलर की एक भूमिका क्या होती है? निर्णय लेने में समर्थन करती है, कोई संवेगात्मक समर्थन नहीं करती है, या फिर कोई अनुवर्ती देखभाल नहीं करती है, या निष्क्रिय श्रवण यानी सुनने में वह निष्क्रिय डीएक्टिव होती है।
तो जो एक परामर्शदाता की भूमिका होती है कि वह लोगों जो उसके पास आए उसे सपोर्ट करना, उसे अच्छे राह, अच्छे मार्ग दिखाना, उससे जीवन में निर्णय लेने में जो है उसका मदद करना, अच्छे रास्ता चुनने में उसका जो है निर्णय लेने में समर्थन करना, ठीक है ना, सपोर्ट करना। तो ऑप्शन नंबर ए अपना ए राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भाशय असंगति है जिसके परिणाम स्वरूप अपक्व शिशु का जन्म होता है, यानी अपरिपक्व प्री मैच्योर बेबी का जन्म होता है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई गर्भाशय का जो है एबनॉर्मलिटी, असंगत बताना है, असमान बताना है, जिसके कारण जो है अपरिपक्व शिशु का जन्म होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो तीव्र उंडू पक्षशोथ, तीव्र उंडू पक्षशोथ का मतलब होता है एक्यूट एपेंडिसाइटिस। ठीक है, एक्यूट एपेंडिसाइटिस होता है तीव्र उंडू पक्ष। तो इससे तो इसका कोई लेना देना है नहीं गर्भाशय का। ठीक है, ग्रीवा ग्रैव अक्षमता, ग्रीवा ग्रैव अक्षमता कहने का मतलब होता है, माय डियर मैं बता दूं, अब मैं यहाँ पे बता दूं कि ये तो होगा नहीं। दूसरा है ग्रीवा ग्रैव अक्षमता कहने का मतलब होता है कि ग्रीवा का सामान्यतः जो है छोटा होना या समय से पहले खुल जाना, जो प्री मैच्योर बेबी के जन्म में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, गंभीर अरक्तता, एनीमिया, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, मधुमेह से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ग्रीवा जो होता है, अक्षमता वाले ग्रीवा कहने का मतलब है कि इसमें ग्रीवा का जो मसल्स होता है कमज़ोर होता है, छोटा होता है, जिससे समय से पहले ही ग्रीवा जो है सर्विक्स खुल जाता है, तो उससे जो है बच्चा का जन्म जो है हो जाता है समय से पहले, जो प्री मैच्योर हो जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है माय डियर, आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो मज़ा आएगा। देखिए प्रश्न, हाँ, प्रश्न ये कह रहा है 20 नंबर कि ऐसे पदार्थ के संपर्क में आने से तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप घटित होता है जिसके प्रति बच्चे को सुग्राहीकृत बनाया गया है, उसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, ऐसे पदार्थ के संपर्क में आने से तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो घटित घटना होता है जिसके प्रति बच्चे को सुग्राहीकृत बनाया गया है, वह क्या कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए, तीव्र ग्राही आघात, तंत्रिका जन आघात, हृदय जनित आघात, पुतिता यानी सेप्सिस आघात। तो देखिए मैं बता दूं कि जो एलर्जी के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है बॉडी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तीव्रग्राही आघात कहते हैं, एलर्जी से लगने वाला आघात बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है अपना यहाँ पे ए होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जबकि तंत्रिका जन आघात कहने का मतलब है यह नर्वस सिस्टम में होने वाले डैमेज के कारण आघात लगता है, यह हार्ट से रिलेटेड समस्या होने के कारण आघात लगता है, और यह कोई संक्रमण से होने वाला आघात लगता है। लेकिन एलर्जी से जो आघात लगता है उसे हम लोग ए तीव्रग्राही आघात बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन माय डियर है। 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिकित्सीय अभिलेख को संरक्षित करने की विधि को बताता है। ठीक है ना, कीट आक्रमण से सुरक्षा, अभिलेख कक्ष में अग्नि से सुरक्षा उपाय। तो कह रहा है केवल एक सही है, दो सही है, या एक दो दोनों सही है, और ना ही एक और ना ही दो सही है। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर अपना जो है सी होगा। चिकित्सा अभिलेख को संरक्षित करने की जो विधि को बताता है वह कीट आक्रमण से सुरक्षा करना भी, और अभिलेख कक्ष में अग्नि से सुरक्षा का उपाय भी, दोनों सुरक्षा का ही उपाय है, इसलिए ऑप्शन ए और दो दोनों सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है अपना। 22 नंबर के क्वेश्चन थोड़ा अटपटा आपको लग सकता है, निम्नलिखित एनाटॉमी का है। देख लीजिए, निम्न में से कौन सी विशिष्ट कोशिका है जिनमें बड़े भक्षक बी लसिका कोशिका तथा द्रुमिका कोशिका शामिल है। ठीक है, ये बताना है। तो हेल्पर टी कोशिका, प्रतिजन प्रस्तुतिकरण कोशिका, मेमोरी टी कोशिका और चषक कोशिका। तो ये थोड़ा सा इसका इंग्लिश का ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए थोड़ा सा अटपटा है। ठीक है, बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसको आप समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, बाकी ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कह रहा है स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, व्याधि को रोकने, समान व्याधियों की देखभाल तथा चल रही स्वास्थ्य समस्याओं को प्रबंध के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संपर्क के पहले स्तर के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है मोड़ दिया गया है, बाकी मैं बता दूं यहाँ पे ये इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है ना, लेकिन इसका आंसर इसी क्वेश्चन में ही दे दिया है। कहाँ दे दिया गया है, देख लीजिए। कह रहा है कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना,
रोग को रोकथाम करना, सामान्य रोगों को देखभाल करना और स्वास्थ्य से चल रही समस्याओं को प्रबंध करना। स्वास्थ्य प्रणाली के साथ संपर्क के पहले स्तर के रूप में क्या परिभाषित किया गया है, यानी पहले स्तर के रूप में क्या परिभाषित किया गया है। तो जो हेल्थ सिस्टम है उसके पहले स्तर के जो देखभाल होता है उसे हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कहते हैं। ठीक है, पता है आप लोगों को, ठीक है ना। जहाँ पे देखभाल, जहाँ पे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोगों को रोकथाम करना और समस्याओं को प्रबंध करना, ये प्राथमिक स्वास्थ्य पर देखभाल का ही हिस्सा है। ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही है 23 का। आगे बढ़ते हैं। आगे है 24 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पत्निका यानी डेसूडा, ठीक है ना, डेसूडा जो होता है, डेसूडा पत्निका, जो आपके लेयर होता है यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, और यह गर्भ के दौरान ही जो है बनता है। कहता है कौन सा हार्मोन डेसूडा को अखंडता को बनाए रखता है, यानी डेसूडा को खंडित होने से रोकता है ताकि आर्तरव न हो, यानी महीनबारी जो होता है वह न हो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही पत्निका टूटेगा तो इसमें ब्लड के साथ जो है टूटने के बाद यह बाहर निकलने लगेगा। तो यह हार्मोन होता है जो डेसूडा को टूटने से बचाता है, जिसके कारण महीनबारी नहीं होता है, मासिक धर्म नहीं होता है। वह कौन सा हार्मोन है बताना है। पुटक उत्तेजक हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है यह डेसूडा को टूटने से बचाता है, जिसके कारण जितना दिन का गर्भ होता है महिला उतने दिन मेंसेज नहीं हो पाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर और आज का लास्ट वीडियो है। ठीक है, वीडियो है, क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा, तो समय तो लगेगा ही, समय देना ही पड़ेगा। ग्राम पंचायत के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से जो सही है वो क्या है। यह गांव की गलियों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत, साफ सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। यह पेयजल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो दोनों में से कौन सत्य है ये बताना है। ठीक है ना। तो मैं बता दूं माय डियर, आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, केवल एक सही है, न तो एक न तो दो सही है। ठीक है, मतलब नहीं एक और नहीं दो सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है। तो मैं बता दूं यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ग्राम पंचायत जो होता है वह आपके गलियों का निर्माण, उसकी मरम्मत, साफ सफाई और प्रकाश की व्यवस्था का जिम्मेदार ग्राम पंचायत का जो भी लोग होते हैं उनके पास रहता है, जो मुखिया हो उनके पास। लेकिन यह पेयजल की व्यवस्था है, इसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के पास नहीं होता है, क्योंकि अब न चल के जो है आपके गांव में नल, हर घर नल लग रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है ग्राम पंचायत के पास नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर यह एक आपका राइट है। ओके, तो इस प्रकार से आज टॉप लेवल के 25 क्वेश्चन मैंने किया। आप इसमें कितना का जवाब देने लायक थे, क्वेश्चन को समझ पाए हैं, आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है।